Hello and welcome to all. I'm Prashant, and in today's class, we are going to see the current affairs of the April 17, 2024. तो जो भी आज के द हिंदू में इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सबसे पहला आज जो फ्रंट पेज पे न्यूज था ऑन फ्रंट पेज इटसेल्फ दैट इज रिगार्डिंग द एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन. ओके, कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में काफी बड़ा कल एक ऑपरेशन कैरी आउट किया गया हमारे बीएसएफ द्वारा, और फिर काफी सारे वहां नक्सलाइट जो है इनको मारा गया. ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है सबसे पहले हमारे न्यूज में. उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईवीएम. अब ईवीएम और वीवीपैट ये रिकरिंग टॉपिक है और हमेशा डिस्कस होता रहेगा, पहले भी शायद आपके क्लास में डिस्कस होता होगा. इस बार इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट्स जजमेंट रिगार्डिंग द ईवीएम नाउ. ओके, तो हमें डिस्कस करना है. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मडिगा कम्युनिटी. उसके बाद सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स पे एक काफी अच्छा आर्टिकल आप कह सकते हो जिसमें आपको आज टेक्स्ट सेक्शन में द हिंदू के मिलता है. ओके, और इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की इसमें ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट टर्म्स है, ये हमें एक्चुअली स्टडी करनी है इस आर्टिकल के थ्रू, इसको हम डिक्लेटर करते हैं. एंड देन कम्स द कंज्यूमर विद डिसेबिलिटीज. ये एडिटोरियल सेक्शन में एक आपका एडिटोरियल है आर्टिकल, इसके थ्रू जो डिसेबल्ड कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, ओके, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ उनके राइट्स के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज नाउ, एंड दैट इज 29 माओइस्ट शॉट डेड एट कानकेर इन छत्तीसगढ़. ओके, तो ये काफी बड़ी न्यूज है हमारे एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन के रिगार्डिंग, कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 29 माओइस्ट, ये कल एक ऑपरेशन हुआ था छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन, उस इनकाउंटर में 29 माओइस्ट को मारा गया हमारे फोर्सेस के द्वारा में. तो काफी बड़ा ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट सक्सेस कह सकते हैं हमारे फोर्सेस का अगेंस्ट दी नक्सलाइट्स ओवर हियर. और इसमें कहा जाता है कि 3 काफी इंपॉर्टेंट सीनियर जो माओइस्ट लीडर्स है इनको भी कहीं ना कहीं यहां मारा गया हमारे फोर्सेस के द्वारा. ओके, तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये इशू एज सच अगर डिस्कस करें तो काफी बड़ा इशू बन जाता है कि ओवरऑल नक्सलाइट्स के इशू क्या है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रहा है एंड ऑल दैट, जो आपके जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी का पार्ट बनता है. लेकिन इस न्यूज से हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, लोकेशन, कि ऑपरेशन हुआ क्या, कहा. सबसे पहले आपको इंडिया में वी हैव छत्तीसगढ़ एज अ स्टेट. छत्तीसगढ़ स्टेट में देर इज बस्तर रीजन, और उस बस्तर रीजन में देर इज कानकेर डिस्ट्रिक्ट. छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बस्तर रीजन में कानकेर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ ये ऑपरेशन हुआ है, दैट यू शुड बी नोइंग देयर. इस ऑपरेशन की और एक इंपॉर्टेंस ये है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ माओइस्ट दैट वर किल्ड. और नेशनली ये देखा जाए तो ये सेकंड बिग ऑपरेशन ऐसा कहा जा सकता है. नेशनली अभी तक सबसे बड़ा ऑपरेशन ऐसा हुआ है 2018 में, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में 37 नक्सलाइट्स वर किल्ड दैट टाइम. ओके, 37 इन 2018 महाराष्ट्र के, तो नेशनली अगर देखा जाए तो. ओके, फाइन. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर. और हु कैरिड आउट दिस ऑपरेशन, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड. तो डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व गार्ड वहां मतलब जो पुलिस है लोकल, एज वेल एज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दे कंबाइंड कैरिड आउट दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा बीएसएफ के बारे में भी जान लेते हैं. देखिएगा, बीएसएफ जो है इट इज वन ऑफ आवर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बीएसएफ जो है, एज आई टोल्ड यू, इट इज वन ऑफ आवर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. देयर आर 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एक्चुअली. 7 टाइप होते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में. किसी ने सीएपीएफ का एग्जाम दिया तो आपको पता होगा, उसमें से एक एक्चुअली बीएसएफ है. तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता था, लेकिन ऑफिशियली अब इसको ऑलमोस्ट 2011 से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ही कहा जाता है. ओके, तो ऐसे 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है. याद रखिएगा, सीएपीएफ जो है दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ओके, और सारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है एक्सेप्ट वन. ओके, अगर 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है तो उसमें एक्सेप्शन है आसाम राइफल का. ये आसाम राइफल अगर छोड़ दो आप इसमें से, बाकी 6 जो है दे आर हेडेड बाय द आईपीएस ऑफिसर. ये आईपीएस ऑफिसर इसको हेड करते हैं. ओके, आसाम राइफल का ड्यूअल कमांड स्ट्रक्चर है. ड्यूअल कमांड स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या, उनका जो ग्राउंड पे जो कमांड होता है दैट इज गिवन टू द आर्मी ऑफिसर. ओके, एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो आर्मी ऑफिसर होते हैं ये उसको ग्राउंड पे हेड करते हैं आसाम के राइफल को, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो एस्पेक्ट होता है आसाम राइफल का, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है. ओके, तो एक्सेप्ट आसाम राइफल अगर देखा जाए तो बाकी सारी 6 फोर्सेस जो है दीज आर हेडेड बाय दी, यहाँ पे याद रखना इसको, दैट इज आईपीएस ऑफिसर ओवर हियर. ओके, और उसमें से एक आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और हर फोर्स का अपना अपना एक्चुअली ड्यूटी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ सीआईएसएफ है, तो सीआईएसएफ का काम क्या है, इंडस्ट्रियल जो एस्टेब्लिशमेंट्स है उसको सिक्योरिटी देना. एयरपोर्ट हो सकता है,
न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो सकते हैं, बाकी अगर आपके पीएसयूज है उसको सिक्योरिटी देना जो है सीआईएसएफ का काम होता है। हर एक का अपना अपना इस तरीके से काम है। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को देखा जाए तो इसको कहा जाता है कि इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ओके, क्यों? क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मेन काम है इंडिया की पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के अलोंग जो बॉर्डर है इसको गार्ड करना, ये मेन काम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का। ओके, फाइन। और जब भी अगर वॉर टाइम होता है तो वॉर टाइम पे ये फिर इंडिया की बॉर्डर को डिफेंड करने का काम करते हैं। आर्मी अटैक करने का काम करते हैं उस वक्त, और मेनली डिफेंड करने का काम जो है ये फिर वॉर टाइम में इंडिया के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस करते हैं। वॉर टाइम जब नहीं होता है तो ओवरऑल डिफेंस वो है हमारे बॉर्डर का करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा। ओके, तो सर आप कहोगे ये फिर नक्सलाइट ऑपरेशन में कैसे चले गए छत्तीसगढ़ में, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे इनका मेन ड्यूटी है? तो अब क्या हो चुका है कि गवर्नमेंट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे अब ईयर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी डिप्लॉय करती है। Whenever it is needed in counter insurgency operations also, BSF is actually now deployed, so that's why you find them in anti naxalite operation also. That is something you should know. और border security force भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ओवरऑल आती है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द ईवीएम। ओके, अब सर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अब फिर से क्यों डिस्कस हो रहा है? देखिए हुआ क्या था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ओके, तो ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है दे हैड फाइल्ड अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट, और उनका केस ये था कि ईवीएम जो है इसका यूज हमने एंड करना चाहिए एंड उसके जगह वी शुड अगेन गो बैक टू द बैलेट पेपर। ओके, राइट। और क्यों ऐसा इन्होंने कहा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग। उनकी रीजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। उनका ये कहना नहीं था कि ईवीएम जो है ये माल फंक्शन करता है, या ईवीएम जो है लेट्स से ये हैक हो सकता है, ये सारे आर्गुमेंट उनके नहीं थे। ओके, उनका मेन आर्गुमेंट ये था कि ईवीएम की सिस्टम जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। हालांकि काफी वीक आर्गुमेंट था उनका, दिस आर्गुमेंट वुड हैव नेवर स्टूड इन द कोर्ट, और लॉजिकली भी देखा जाए इट्स अ वेरी वीक आर्गुमेंट। ओके, बट उनका मेन कंसर्न ये था कि द ईवीएम सिस्टम इज नॉट ट्रांसपेरेंट। क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं है? बिकॉज यू एज अ वोटर जब आप ईवीएम पे कोई भी बटन प्रेस करते हो, ओके, और जिस पार्टी को आपने बटन प्रेस किया है उसका वोट देने के लिए, क्या उसी पार्टी को ये वोट जा रहा है नहीं जा रहा है, इसके बारे में आपके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ओके, लेट्स से किसी ने बीजेपी का बटन दबा दिया या कांग्रेस का बटन दबाया है उस कैंडिडेट का, ओके, तो क्या कांग्रेस को वोट आपका गया या बीजेपी आपको वोट गया है? इसको वेरीफाई करने के लिए इनका कहना है कि कोई सिस्टम नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम वी शुड गो बैक टू द बैलेट पेपर। हालांकि इट्स अ वेरी वीक आर्गुमेंट, बिकॉज फिर बैलेट पेपर की भी अपने काफी सारे एक्चुअली निगेटिव्स है। ओके, हाँ, अब इसके लिए एक ऑप्शन है काउंटर, दैट इज वीवीपैट। लेकिन इनका कहना है कि देखो वीवीपैट भी ऐसे सिस्टम है कि जो बस 7 सेकंड्स के लिए आपको दिखा दी कि किसको आपने वोट दिया। ओके, तो दिस एक्चुअली आर्गुमेंट डिड नॉट, अगर आप देखा जाए तो साउंड दैट वेल। ओके, और इसलिए ये कोई कोर्ट में स्टैंड नहीं होने वाला था, एंड दैट्स व्हाई कोर्ट सेड कि वी आर नॉट गोइंग बैक टू द बैलेट पेपर सिस्टम। ओके, वो काफी रिग्रेसिव डिसीजन हो जाएगा, वी आर गोइंग टू स्टैंड विद द ईवीएम। तो ईवीएम ही जो है इस लोकसभा इलेक्शन में आगे होगा। ओके, तो कुछ बेसिक ईवीएम के बारे में जानते हैं। अब ईवीएम मतलब क्या होता है? यू नो दैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कि जिसके थ्रू आप वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो विदाउट द यूज ऑफ बैलेट पेपर। सबसे पहले इंडिया में ईवीएम जो है 1982 में यूज होता है। केरला में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का बाय इलेक्शन था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी बस, उसमें 1982 में इसको यूज किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 2003 में फिर कुछ स्टेट्स में सारे असेंबली सीट जो है ये ईवीएम के थ्रू उसका वोटिंग हुआ। और 2004 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ईवीएम लोकसभा इलेक्शन के लिए जो है इंट्रोड्यूस करता है, कि कंप्लीटली फिर लोकसभा इलेक्शन जो है ईवीएम के थ्रू हुआ। तो याद रखिएगा 2004 से ही कंप्लीटली हमारा लोकसभा इलेक्शन जो है ईवीएम के थ्रू हो रहा है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, तो ईवीएम को डिजाइन किसने किया है इंडिया के? देखिएगा, ईवीएम को डिजाइन करने में 3 स्टेक होल्डर्स है। एक है एक्सपर्ट कमिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, ओके, फाइन। सेकंड है 2 पीएसयूज, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विच इज इन बैंगलोर, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विच इज इन हैदराबाद। तो एक्सपर्ट कमिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, बेल, भेल नहीं कह रहा हूं मैं, बेल दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस 3 entities came together and they designed this EVM actually। और करंटली ईवीएम का मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट इज डन बाय द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। याद रखिएगा ईवीएम ये स्टैंड अलोन डिवाइस है, ये किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं होता है।
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी बिकम्स, इसलिए इसको आप जब तक फिजिकली उसको एक्सेस करके कुछ उसमें चेंज ना करें तब तक आप उसको हैक नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क। ओके, और ईवीएम के अपने काफी सारे बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी होती है इसमें वोटिंग में। पहले क्या होता था कि बैलेट पेपर पे किसी ने किस तरीके से उस पे स्टैंप लगाया, क्या कर सकता है, तो इनवैलिड वोट्स काफी होते थे। अब वो इनवैलिड वोट्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया बिकॉज ऑफ ईवीएम। ओके, एफिशिएंसी है, वोट काउंटिंग काफी फास्ट होता है उससे। ओके, ट्रांसपेरेंसी भी इसमें होती है, हालांकि कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी, लेकिन कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी है इफ यू बिलीव इन द वीवीपैट सिस्टम। ओके, तो इसमें एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी सिस्टम है, बिकॉज अगर ईवीएम की जगह आप बैलेट पेपर लाते हो तो कितने सारे पेपर्स आपको यूज करना पड़ेगा, सब बैलेट पेपर्स के बॉक्सेस को आपको गैदर करना होगा, ये काफी कॉस्टली सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है दैट इज वीवीएम ओवर हियर। और वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट बेसिकली एक वेरिफिकेशन सिस्टम है कि जिसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो कि जिसके लिए आपने आपका वोट कास्ट किया है उसी को ये वोट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ओके, फिर तो वीवीपैट कैसे वर्क करता है कि वीवीपैट एक ऐसा मशीन होता है जो एक्चुअली यहाँ अगर ईवीएम है तो इसको वीवीपैट जो है ये कनेक्ट होता है। ओके, लेट्स ट्राई। अब वीवीएम में लेट्स से देयर इज अ पार्टी एक्स। ओके, और उस पार्टी एक्स का कोई कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए आई हैव गिवन द वोट, मैंने उसके लिए वोट दे दिया। तो वोट देने के बाद फिर क्या होता है, इस वीवीपैट में से एक आप कह सकते हो स्मॉल चीट बाहर आता है, एक पेपर बाहर आता है। ओके, जिसमें आपने जिस भी कैंडिडेट को वोट दिया है उसका सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल, ये सब आपको दिख जाता है और ये 7 सेकंड तक वहां होता है। उसके बाद ये कट होके ड्रॉप हो जाता है बॉक्स में नीचे, ये आप घर नहीं ले जा सकते। तो बेसिकली आपको एक वेरिफिकेशन मिल जाता है कि जिस कैंडिडेट को मैंने वोट दिया उसी को ये वोट जा रहा है, नहीं जा रहा, एक पेपर के फॉर्म में। ओके, तो ये जो वीवीपैट है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस एक्चुअली नागालैंड में हुआ था। नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्स्ट इंट्रोड्यूस नागालैंड में हुआ था। 2019 से आप कह सकते हो कि फिर 2014 के इलेक्शन में भी, लोकसभा इलेक्शन में उसको यूज किया गया था 2019 से, लेकिन ये सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में अब यूज होता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा यहाँ याद रखना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द मडिगा कम्युनिटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मडिगा कम्युनिटी के बारे में जो न्यूज है दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट हियर। मडिगा कम्युनिटी हालांकि हमेशा न्यूज में होता है, बट इस बार जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। द हिंदू के सेक्शन में है, एडिटोरियल सेक्शन में मडिगा कम्युनिटी के बारे में न्यूज, क्योंकि वो पॉलिटिकल न्यूज है थोड़ा सा। ओके, कि कैसे मडिगा कम्युनिटी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट इन लोकसभा इलेक्शन ऑल दैट। ओके, बट व्हाट इज मडिगा कम्युनिटी? मडिगा कम्युनिटी मेनली कम्स फ्रॉम द तेलंगाना। ओके, हालांकि उनका प्रेजेंस आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, काफी स्मॉल नंबर कह सकता हूं उनका तमिलनाडु में भी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि इट इज फाउंड ओनली इन तेलंगाना, दैट इज रॉन्ग। ओके, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक और काफी स्मॉल नंबर में तमिलनाडु में, लेकिन मेन एक्चुअली तेलंगाना में मडिगा कम्युनिटी का पॉपुलेशन है। और हालांकि ये इनका इंपॉर्टेंस मडिगा कम्युनिटी का आप देखना कि तेलंगाना का मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है ये मडिगा कम्युनिटी है, एससी पॉपुलेशन, सॉरी। ओके, सो आउट ऑफ टोटल एससी पॉपुलेशन इन तेलंगाना 50% पॉपुलेशन जो है मडिगा कम्युनिटी का है। ओके, इनफैक्ट करेक्ट नंबर अगर मैं कहूं तो ये अराउंड 52% है। 52% ऑफ द टोटल एसटी पॉपुलेशन जो तेलंगाना का है ये आता है मडुगा कम्युनिटी से, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। और मडिगा कम्युनिटी के अंडर भी काफी सारे सबकास्ट है, बिनला, चिंडू, दक्काली, माश्ती, काफी सारे सबकास्ट उनके हैं। और क्या करती है मेनली मडिगा कम्युनिटी? टैनरी का वर्क है, लेदर वर्क है, स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स का वर्क है, एग्रीकल्चर लेबरर्स है। ये एक्चुअली मडिगा कम्युनिटी जो है मेन काम करती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, हाँ, मडिगा कम्युनिटी हालांकि न्यूज में इसलिए भी था बिकॉज ऑफ दी देयर डिमांड फॉर दिस सब कैटेगराइजेशन ऑफ द एससी कैटेगरी। ओके, फाइन। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज ओवर हियर, दैट इज रिगार्डिंग दी ग्रीन बॉन्ड्स। द हिंदू के टेक्स्ट सेक्शन में ओके ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में आर्टिकल आया है। तो ये आर्टिकल पढ़ने से अच्छा इस आर्टिकल में जो कंटेंट दिया है ना उसको हम थोड़ा सा डीक्लटर करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या है आर्टिकल? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम इस आर्टिकल के थ्रू 5 टर्म सीखने वाले। एक है ग्रीन बॉन्ड्स, दूसरा है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, तीसरा है ग्रीनियम, फिर ग्रीन टैक्सोनॉमी एंड इंडिया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। ये सारे कहीं ना कहीं मेंशन इस आर्टिकल में है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब इतना बेसिक तो सबको पता होगा कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कोई भी एंटिटी है, लेट्स से एंटिटी एक्स इज देयर,
that entity X is going to raise some money for its project. ओके तो लेट्स से देयर इज अ कंपनी और उस कंपनी को चाहिए फंडिंग ऑफ $10 million. ओके तो वो फंडिंग एक तो वो इक्विटी बेच के कर सकता है शेयर मार्केट में, या फिर बैंक से लोन ले सकता है, या तीसरा ऑप्शन हो सकता है उनके पास की बॉन्ड्स वो इशू करे। तो ये पर्टिकुलर कंपनी क्या करेगी कि 10 million रुपीज के फिर बॉन्ड्स जो है ये इशू करेगा, राइट? और people will subscribe to that bonds, institutions will subscribe to that bonds, and then this particular company will get money from that. और उसके बदले आपस कंपनी उनको इंटरेस्ट रेट देती है, मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद उनके पैसे वापस देती है। दिस ऑल थिंग्स आर देयर। ओके तो बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, सॉर्ट ऑफ कर्ज का इंस्ट्रूमेंट, कर्ज का इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक्चुअली ग्रीन बॉन्ड, बॉन्ड कोई भी होता है। अब ग्रीन बॉन्ड फिर क्या होता है? देखिए ग्रीन बॉन्ड और बॉन्ड में बस डिफरेंस एक ही है कि यहाँ ग्रीन बॉन्ड इज ऑल्सो डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द मनी इज रेस्ड। बस इसमें जो पैसा रेस किया जाता है ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए रेस किया जाता है, दैट्स ऑल। तो green bonds is also a normal debt instrument in which the money is specifically raised for the green projects. It might be a hydropower project, it might be a electrical vehicle project, it might be a solar power project. लेकिन जो green projects होते हैं उसके लिए अगर आप पैसे रेस करते हो तो उस bonds को कहा जाता है green bonds. ओके फिर sovereign green bonds क्या होते हैं? sovereign green bonds मतलब होते हैं जब गवर्नमेंट खुद ये ग्रीन बॉन्ड्स इशू करता है खुद के नाम से, तो उसको हम कहते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ओके तो क्या इंडिया में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए क्या? कि इंडियन गवर्नमेंट खुद ऐसे ग्रीन बॉन्ड्स इशू करता है क्या, रादर देन प्राइवेट कॉर्पोरेशंस? यस। ओके हमारा जो यूनियन बजट 2022-23 है, ओके इस यूनियन बजट 2022-23 में ओके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, निर्मला सीतारामन जी ने, कि ग्रीन बॉन्ड जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इंडिया इशू करेगा। ओके दैट इज समथिंग विच वाज अनाउंस्ड। और जब ये अनाउंस हुआ तो उसके बाद आपको दिखता है कि जनवरी 2023 में, ये 2022-23 के बजट में अनाउंस हुआ था, फिर जनवरी 2023 में आरबीआई ने 1600 करोड़ रुपीस के, सॉरी 16,000 करोड़ रुपीस के ओके ग्रीन बॉन्ड जो है इशू किए थे, जिसका मैच्योरिटी पीरियड कुछ का 2028 का था, कुछ का 2033 का था। So there was a huge response for these bonds that time, that you should understand over here. Okay और whenever a bank, let's say there is a bank, और ये बैंक अगर ये ग्रीन बॉन्ड्स बाय करता है गवर्नमेंट से या आरबीआई से, ओके तो ये ग्रीन बॉन्ड जब बैंक करता है, बाय करता है, तो इस ग्रीन बॉन्ड को एसएलआर में भी इंक्लूड किया जाता है। बैंक को जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन करना होता है, ओके उस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स भी अगर बाय करती है बैंक्स, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, तो उसको भी एसएलआर में इंक्लूड किया जाता है। लेट्स रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं एसएलआर वगैरह में उसके डिटेल में अब हम नहीं जाते, उसको बस समझ लीजिएगा यहाँ पे। ओके फाइन। सो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इंडिया में कब इशू किया गया, कितने इशू किए गए अभी तक, उसका क्या बेसिक है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट इसमें टर्म आती है ग्रीनियम। ओके नाउ व्हाट इज ग्रीनियम? इट्स लाइक अ प्रीमियम। ग्रीनियम मतलब क्या होता है कि लेट्स सी व्हेन बैंक्स सब्सक्राइब टू द जीसेक, नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नहीं कह रहा हूं मैं, नॉर्मल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ओके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हो या शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स हो, तो इसके लिए जब बैंक इसको सब्सक्राइब करती है ना, तो बैंक को जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, ओके और अगर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में बैंक अगर कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करती है, तो बैंक को जो उसमें इंटरेस्ट मिलता है, इसमें डिफरेंस होता है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में बैंक्स को कम इंटरेस्ट रेट मिलता है as compared to the normal government securities. So please try to understand this thing. Sovereign green bonds will give lesser interest rate to the banks as compared to the government securities, normal government securities. Okay, तो ये this amount that is foregone by the bank, that is lost by the bank or that is foregone by the bank after subscribing to the sovereign green bonds, that is called as a greenium. इसको ग्रीनियम कहा जाता है कि जो अमाउंट उनका लॉस होता है, जो अमाउंट वो एक्चुअली खुद ही उनको पता है कि इससे हमें कम पैसा मिलने वाला है इंटरेस्ट रेट, लेकिन फिर भी वो उसमें इन्वेस्ट करता है। व्हाई? बिकॉज दिस फॉर द ग्रीन पर्पस। Okay so that the amount that is foregone by the banks because of the lower interest rate that is offered by the sovereign green bonds as compared to the normal government securities is called as a greenium. Okay इसको थोड़ा याद रखिएगा। then comes the next term that is green taxonomy. ग्रीन टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है कि देखिएगा, कोई भी कंपनी जो है वो कहती कि वी आर इशूइंग ग्रीन बॉन्ड्स। अब यहाँ मैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल ग्रीन बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ। लेट्स से देयर इज अ कंपनी एक्स और एक कंपनी एक्स कहती है कि वी आर गोइंग टू इशू द ग्रीन बॉन्ड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस।
ओके फाइन। और फिर कंपनी ने उसके थ्रू लेट्स से वी कैन से 10 मिलियन रुपीज जो है ये कहीं ना कहीं, या 10 मिलियन डॉलर जो है ये रेस किए। अब कैस क्यों रेस कर रहा है कंपनी, ये कह रहा है कि हम कुछ ग्रीन प्रोजेक्ट्स यहाँ कहीं ना कहीं रेस कर रहे हैं। ओके, अब ग्रीन टेक्सोनॉमी बेसिकली होता है एक असेसमेंट प्रोसेस, जिसके थ्रू यू ट्राई टू वेरीफाई एंड असेस वेदर द प्रोजेक्ट दैट इज टोल्ड बाय कंपनी इज रियली अ ग्रीन प्रोजेक्ट और नॉट। ओके, कि कंपनी जो प्रोजेक्ट बता रहा है कि ये ग्रीन प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम ग्रीन बॉन्ड्स इशू करके पैसा रेज कर रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट सच में ग्रीन प्रोजेक्ट है या नहीं, क्या इसका सबसे सच में पॉजिटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट है या नहीं, ये असेस करने का जो प्रोसीजर होता है इसको ग्रीन टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ओके, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जब हमारे बजट में अनाउंस हुआ था ग्रीन बॉन्ड्स के रिगार्डिंग, अनाउंसमेंट जब हुई थी, तो उस पर गवर्नमेंट ने कोई ग्रीन टेक्सोनॉमी की प्रोसेस नहीं दिया था, कोई ग्रीन टेक्सोनॉमी क्रिएट नहीं किया था कि जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट का एनवायरमेंटल एमिशन क्रेडेंशियल्स असेस कर पाए। ओके, ऐसा नहीं दिया था। तो बिकॉज गवर्नमेंट डिड नॉट डू दिस थिंग, तो बाद में गवर्नमेंट क्या करता है, इंडिया का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। व्हाट इज इंडिया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क? ये इंडिया का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क आता है नवंबर 9 2022 में, जिसमें डिटेल में दिया गया है कि कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया जाएगा थ्रू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं दिया जाएगा थ्रू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ओके, तो काफी सारे उसमें प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं कि सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स अंडर द कैपेसिटी ऑफ 25 मेगावाट। ओके, फिर उसके बाद ऐसे प्रोजेक्ट जो एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज को इंटीग्रेट करते हैं, पब्लिक लाइटनिंग को इंप्रूवमेंट करने वाले प्रोजेक्ट्स है। ओके, फिर लो कार्बन बिल्डिंग को जो कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लॉसेस रिड्यूस करने में मदद करने वाले जैसे प्रोजेक्ट्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एनकरेज करने वाले प्रोजेक्ट्स है, ईवीएम का एडॉप्शन करने वाले प्रोजेक्ट्स है। ये प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू फाइनेंसिंग होगा, ये इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में दिया है। ओके, तो ये पांचों की पांचों टर्म्स हमने देख ली कि क्या होती है ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीनियम, ग्रीन टेक्सोनॉमी एंड इंडिया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। ओके, थ्रू दिस आर्टिकल। और आज का लास्ट आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज navigating life as a consumer with disability. Okay, so what is this particular article? Let's try to understand. March 15, okay, every year March 15 जो है it is celebrated as a World Consumer Day, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, सॉरी, कि कंज्यूमर के राइट्स कौन से होते हैं। और टाइम एंड अगेन आप देखा जाए तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में काफी सारी चीजें बोली जाती है, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने काफी सारे मेजर्स भी लिए हैं। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, अगर कंज्यूमर के कुछ ग्रीवांसेस है तो उसको रिड्रेस कैसे किया जाएगा, अगर कंपनीज कंज्यूमर्स को सही प्रोडक्ट अगर नहीं दे रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या पेनल्टीज हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वी ऑल्सो हैव एन एक्ट, ओके, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। तो ये तो हमेशा डिस्कस होता है। यहाँ ऑथर का ये कहना है कि देखिएगा, एक सेक्शन ऐसा कंज्यूमर का है कि जिसको कहीं ना कहीं हम इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटी। ओके, जो स्पेशली एबल्ड जिनको हम कहते हैं, या दिव्यांग पॉपुलेशन जो हमारा होता है, या डिसेबल्ड कंज्यूमर जो होता है पॉपुलेशन, उनको एज अ कंज्यूमर उनके राइट्स है, ये कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। ओके, बिकॉज जो कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटी होते हैं वो डे टू डे स्ट्रगल में हर चीज में स्ट्रगल करते हैं। उनको अगर कोई सुपरमार्केट में जाना है तो वही उनको कंज्यूमर्स फ्रेंडली कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनको अगर एक नॉर्मल कैब बुक करनी है लेट्स से कोई दुकान में जाने के लिए, तो वो कैब का ऐप है वो कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है। ओके, फिजिकल हो या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कंज्यूमर फ्रेंडली कहीं ना कहीं नहीं है डिसेबल्ड पीपल के लिए। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे विल हैव टू डिपेंड ऑन द अदर पॉपुलेशन व्हिच इज नॉट डिसेबल्ड। ओके, एंड दैट गोज अगेंस्ट देयर डिग्निटी and independence. Okay, and that's why we should also talk about the consumer rights of the disabled population. Okay, so according to the author over here, there are two bigger challenges for the consumers with disability. The first challenge that they have is the inaccessibility of the goods and services. Okay, disabled accessible goods and services उनको नहीं मिलता है, चाहे वो डिजिटल सर्विस हो या फिजिकल सर्विस हो। और दूसरा है inaccessibility of the customer support option। ओके, कि अगर उनको कोई इश्यू है किसी सर्विस को एक्सेस करने में, तो उनको कस्टमर सपोर्ट जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन को मिलना चाहिए वो उनको कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। ओके, तो फिर इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? दिस कैन बी एड्रेस्ड बाय स्पेशली बाय टू बिग स्टेक होल्डर्स। फर्स्ट, बिजनेसेस। अब बिजनेसेस का देखिएगा प्रॉब्लम ये होता है कि बिजनेसेस होते हैं प्रॉफिट मोटिव पे चलने वाले। ओके, और बिजनेसेस हमेशा उसी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन पे ध्यान देंगे जो उनको लगता है कि उनको ज्यादा रेवेन्यू देगा।
तो बिजनेसेस को पता है कि जो जनरल पॉपुलेशन होता है, जो डिसेबल्ड नहीं है, वो उनका मेन पॉपुलेशन है, तो इसलिए बिजनेसेस जनरली वो डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं क्रिएट करते उतना ज्यादा, या क्रिएट भी किया जाता है तो बस वो लेटरनेस फॉलो किया जाता है, स्पिरिट में नहीं फॉलो किया जाता है। ओके, तो उस केस में ऑथर कहते कि देखो, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा छोड़ देना, लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक का डेटा देखे तो इंडिया में 5 to 8% पॉपुलेशन है जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है, विच इज इन टर्म्स ऑफ नंबर इटसेल्फ इज वेरी बिग। तो बिजनेसेस को एज अ चैरिटी या एज एथिक, एज एन एथिक्स अगर उनको कुछ नहीं करना है डिसेबल्ड फ्रेंडली पॉपुलेशन के लिए, तो एटलीस्ट इस नंबर को देख के तो कुछ कर सकते हैं कि देखो इतना बड़ा टक्का है पॉपुलेशन का जो उनका पोटेंशियल कंज्यूमर हो सकता है, तो उनके लिए हम कुछ कुछ करना चाहिए। ओके, तो उस हिसाब से कम प्रॉफिट मोटिव के थ्रू ही कम से कम बिजनेसेस ने करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग नंबर विच कुड बी देयर पोटेंशियल कंज्यूमर। ओके, बट सेकंड थिंग एंड विच इज अ वेरी बिग स्टेक होल्डर ओवर हियर इज द गवर्नमेंट। ओके, ये गवर्नमेंट है, इसने एक्चुअली ऐसे रेगुलेशंस गाइडलाइंस क्रिएट करनी चाहिए जो सारे बिजनेसेस फॉलो कर सकते हैं, कि कहीं सुपरमार्केट ओपन हो रहा है, मॉल ओपन हो रहा है, डिजिटल सर्विस है, वो कैसे डिसेबल फ्रेंडली हो सकती है, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस ये गवर्नमेंट ने देना चाहिए। इसमें हम ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा इनका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हैं, ऐसा ऑथर कहते हैं। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल में वो बात करते हैं लीगल रिफॉर्म्स की। क्या इंडिया में लॉज है? यस, वी हैव लॉज फॉर द डिसेबल्ड population. One is, and that is specifically for the disabled population of the country, that is Rights of Persons with Disabilities Act 2016। और ये एक्ट भी कहता है कहीं ना कहीं कि सारी सर्विसेज है, इंक्लूडिंग डिजिटल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये डिसेबल्ड एक्सेसिबल होनी चाहिए। ओके, और डिसेबल्ड पॉपुलेशन की अगर कोई भी ग्रीवांसेस है तो उसके अगेंस्ट दे कैन एक्चुअली फाइल कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट। तो ये कोई स्पेसिफिकली कंज्यूमर के रिगार्डिंग नहीं है, बट डिसेबल्ड पॉपुलेशन का है। दूसरा एक्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंडर अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओवरऑल सारे ही कंज्यूमर्स के लिए, उसमें आपको हमारे डिसेबल्ड कंज्यूमर भी आते हैं, तो उसके थ्रू भी जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है उनके ग्रीवांसेस है वो एड्रेस कर सकते हैं। ओके, बस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ये प्रॉब्लम है कि इसमें स्पेशली कोई प्रोविजन नहीं है डिसेबल्ड पॉपुलेशन के लिए, तो मे बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही हम डिसेबल्ड पॉपुलेशन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, और थर्ड इसमें स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट, और एक ये तो हमने एक्ट डिस्कस किए, लेकिन और हमने पहले बिजनेस और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर भी क्रिएट किया था। थर्ड एक स्टेक होल्डर कहीं ना कहीं होते हैं सिविल सोसाइटी, जिसमें अवेयरनेस क्रिएट करना जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कंज्यूमर डिसेबल्ड पॉपुलेशन एज अ कंज्यूमर और उनके राइट्स के बारे में ये आर्टिकल कहीं ना कहीं बात करता है। मुझे अलग कुछ लगा इसमें, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। बाकी तो आपको एडिटोरियल सेक्शन में और भी चार चार ऐसे अलग आर्टिकल्स है, लेकिन वो सारे पॉलिटिकल बेस्ड आर्टिकल है। ओके, और एक है इजराइल और वो ईरान इशू के रिगार्डिंग, वो ऑलरेडी आपके क्लास में मल्टीपल टाइम्स पहले डिस्कस हो चुका है। ओके, तो दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल्स ओवर हियर। इसी के साथ साथ इस क्लास को हम आज एंड करते हैं। थैंक यू।